नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जिसमें हम मार्केट की चर्चा करते हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसी को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके आधार पर अगले हफ्ते फैसले लेने में आपको आसानी होती है। तो इस हफ्ते क्या चीज़ें हुई, दो तीन चीज़ें टॉप पे थी जो सबके दिमाग में थी। एक तो ये कि बाज़ार का क्या टॉप बन गया है। देखिए, सेंसेक्स ने तो बना दिया था, निफ्टी ने भी बना दिया। 1 पॉइंट का डिस्काउंट अगर आप दे देंगे तो बन गया, मतलब मेरे हिसाब से तो बन गया। क्या तो बाज़ार का टॉप बन गया है, या सिर्फ ये अभी एक छोटे ट्रेलर हैं? अभी तो यहाँ से बहुत बड़ी आगे की तेज़ी देखना हमें बाकी है। तो इसलिए वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग जो होती है उसको आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन मार्केट में क्या टॉप है क्या, ये एक पहला सवाल है। दूसरा कि IT शेयर्स में क्या पेन अभी बाकी है, अभी दर्द बाकी है। एक्सेंचर ने कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण दिखाए हैं और उस पर फिर JP मॉर्गन ने अपनी एक रिपोर्ट भी पेश कर दी और स्टॉक्स में भी थोड़ा वैसे करेक्शन देखने को मिला। और तीसरा टॉपिक है टेक्सटाइल शेयर्स, जिसमें ख़ास तौर पे जो अपैरल वाली कंपनी है, जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ हैं, क्या उनमें एक बाई की अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ से आगे जाते हुए। ये 3 टॉपिक पे आज हम बातचीत करेंगे और एक एक टॉपिक हम लोग लेंगे। पहले क्या मार्केट का टॉप बन गया, पहले इसी को विस्तार से समझेंगे, फिर IT पे आएंगे। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनसे हम ये डिस्कस करने वाले हैं, उसमें अभय जी, आप जानते ही हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और अभी श्रीलंका से घूम के आए, थोड़ा उसमें बातचीत करेंगे आपसे, क्या देखा आपने वहाँ पे। पाइपर सेरिका के फाउंडर और CEO हैं। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर CEO। संजय सर भी घूमते फिरते रहते हैं, बड़े दिन बाद आए हैं अड्डा में हमारे, तो इनसे जो चर्चा करनी है। और दीवान साहब मौके से आज हमें भारत में मिल गए, वरना जब फ़ोन करो तो या तो लंदन पहुँच जाते रहते, पता नहीं क्या चक्कर वहाँ पे। और इस बार हमने सोचा कि अमेरिका में ना हो, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि इंडिया में मिल गया हमें। तो आज प्रकाश जी से चर्चा होगी, तो एक एक टॉपिक लिया जाए। पर फिर श्रीलंका में इतने दिन क्या है माहौल, क्या हमने सोचा बड़ा मुश्किल में फंस गया देश वो। जी नीरज जी, इसमें मुश्किलों से अब थोड़ा उबर रहा है, जितनी मुश्किलें थी, और पर क्राइसिस अभी भी है वहाँ पे। इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन हाई है, करेंसी डिवैल्यूड है, और बाहर से इंपोर्ट्स काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हैं अभी इस समय, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है सरकार के पास। तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता है नीरज जी, क्योंकि मैं 98 में जब पहली बार गया था तो बहुत एडवांस्ड कंट्री थी, और 25 साल में वो कंट्री 25 साल पीछे चली गई है, और भारत जो है वो 25 साल आगे आ गया है। तो बड़ी हैरानी की बात भी है, पर आई थिंक उसका एक रीज़न है कि जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए थी जिस तरह की, वो नहीं रही, और काफ़ी करप्शन के भी आरोप लगे लीडरशिप पे। तो जो भी है रीज़न, पॉपुलेशन जो है थोड़ी गुस्से में है, पर उनको मालूम है कि अब जो भी है होप करे, प्रे करे कि इकॉनमी रिकवर करे। पर मैं नहीं चाहता कि अपने देश में कभी ऐसी सिचुएशन देखनी पड़े, क्योंकि मेरे एक टैक्सी ड्राइवर थे जो मुझे बाद में पता चला कि एक रिटायर्ड बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, पर उनकी पेंशन अब इतनी नहीं काम आती कि वो उससे घर चला लें, तो वो टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि क्यों पाकिस्तान, श्रीलंका, टर्की जैसे देशों के साथ ऐसा हो रहा है। 15% ब्याज दे रहे टर्की में, 15% ब्याज दे रहे हैं, और वो भी बढ़ाने, और उसको भी कह रहे हैं कि 21% कर देंगे। बताइए। तो इकोनॉमिक, तो हम लोगों ने थैंकफुली इंडिया में हम लोगों ने ये नहीं देखा है, और होपफुली कभी देखेंगे भी नहीं। पर मेरा अब ये मानना बहुत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों साथ में चलते हैं, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और वो दुर्घटना घटी और उससे निकलने में बहुत समय निकल जाता है और बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, इस पर लोग बीच में थोड़ा चर्चा लाएंगे कि बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमी एक बार डगमगा गई तो उसको फिर आने में बहुत समय लगता है। वो एक दिन में नहीं ठीक, मार्केट नहीं है कि ऊपर नीचे रोज होता है। तो इसलिए स्ट्रांग लीडरशिप और ईमानदार लीडरशिप, और उसके मन में कुछ करने की इच्छा हो। जी, श्रीलंका में टॉप से लेके बॉटम तक करप्शन अभी भी है, रॉन्ग पॉलिसीज, अननेसेसरी वो कौन से वो नॉन केमिकल वाले फूड में जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे करके अपनी इकोनॉमी का भट्टा बैठा लिया। बिल्कुल।
बिल्कुल इकोनॉमी की लंका लगा दी, बस श्रीलंका की लंका लग गई। बिल्कुल ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आजकल मनोज मिश्र ने कहा है कि आप ऐसा बोल सकते हैं। तो श्रीलंका की लंका लगा दी वहाँ के नेताओं ने। बिल्कुल लगा दिया है। और मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि बाहर बैठे इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं बांग्लादेश देखिए कितना अच्छा कर रहा है, श्रीलंका देखिए। मतलब मेरा ये कहना है कि यहाँ से 2.5 घंटे की फ्लाइट है श्रीलंका की, आप लेके जाइए, देखिए ना क्या हो रहा है। जाके देखो, बांग्लादेश जाइए, देखिए तो सही। पाकिस्तान तो मैं नहीं जाना चाहता, पर आप वहाँ जाके देखिए तो सही क्या हाल है, और फिर आप करिए ना इंडिया की बात। करेक्ट। मतलब इस पे चर्चा होनी चाहिए कि भारत कहाँ जा रहा है और ये कंट्रीज क्यों कहीं और चली गई, और क्यों हम उस रास्ते पे ना चले जाएं। तो कुछ लोगों को यही तकलीफ है कि जा क्यों रहा, इसलिए वैसे बोलते हैं, हो सकता है। खैर चलिए, हम लोग इस पे हम लोग अभी बीच में एक आध चर्चा करेंगे, लेकिन मार्केट पे वापस लौटते हैं। संजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या मार्केट का टॉप बन गया है क्या? देखिए, जब भी हम किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है कि हम सतर्क हो जाते हैं। और ये जो ऊंचाई पर आज हम दोबारा पहुंच रहे हैं दिसंबर के बाद, और अगर आप देखें तो प्रीवियस पीक को क्रॉस करने की कोशिश 5 बार की गई है जून के महीने में, लेकिन हम पीक को क्रॉस नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज दर्शा रहा है कि बाजार में थोड़ी सी सतर्कता की भावना है, और बाजार ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि जो मैक्रो फैक्टर्स जिनको कि पहले नेगेटिव माना जा रहा था वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने पॉज किया है। अब उनकी इन्फ्लेशन की टारगेट 6% नहीं 4% की इन्फ्लेशन दर को टारगेट करने की हो गई है, और जीडीपी की जो ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शंस थी, करीब करीब हर इकोनॉमिस्ट ने अपने जीडीपी प्रोजेक्शंस FY24 के लिए बढ़ा दी है। तो अगर आप देखें तो मैक्रो फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव हुए। दूसरी बात रही कि जो FII के नंबर्स थे जो कि बहुत नेगेटिव थे, वो पिछले महीने या उससे पहले से ही पॉजिटिव हो गए। तो ग्राउंड फाउंडेशन देखें तो वो तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और ये जो रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो रही है, उसके कारण हो सकता है कि हम डिसिसिव तौर पे मार्केट के टॉप को दोबारा क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और अगर उसको आप एक लेवल नीचे के रूप में एनालाइज करें, मतलब कि मैक्रो पर्सपेक्टिव से ना देखें और सेक्टोरल पर्सपेक्टिव से देखें, तो दो जो मेजर सेक्टर्स हैं जिनका इंडेक्स का वेट है, दोनों सेक्टर्स में थोड़ी सी आउटलुक जो है वो कॉशियस हो गई है। जैसे चर्चा के विषय जो आपने आज रखा भी है, आईटी में लोगों का जो आउटलुक है वो पहले से ज्यादा कॉशियस है। जो आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है उसने हाल के दिन में एक बहुत बड़े ऑर्डर को कैंसिल होते देखा। रही बात दूसरी सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर की, तो ये अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई ने बढ़ाना पॉज किया है, तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स की बढ़ी थी शायद वो अब पीक पर पहुंच गई है, और अगले क्वार्टर्स में अब हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ते हुए ना देखेंगे। तो बाजार को इन सब फैक्टर्स को प्रत्यक्ष रूप में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल नंबर्स क्या उन एक्सपेक्टेशंस को या उन डर को सत्यार्थ कर रहा है, या हम शायद जरूरत से ज्यादा डरे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो अगले तिमाही के नंबर आएंगे, इनफैक्ट FY24 के पहले तिमाही के नंबर आएंगे, उससे बहुत कुछ ये बादल छंट जाएंगे। और साथ ही साथ जो बादल मुंबई के ऊपर मंडरा रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं, मॉनसून के डिले ने भी हमारे ख्याल से थोड़ा माहौल को बिगाड़ा है, क्योंकि जो बहुत पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं बाजार में, वो मजाकिया तौर पे ये कहते थे कि दलाल स्ट्रीट में जब दलाल की धोती बारिश से गीली होती थी तो बाजार में तेजी आती थी। तो अब तक तो वो गीली होने की संभावना रही नहीं। हाँ, जब हमारे ख्याल से पहली बारिश बॉम्बे में आएगी तो लगेगा बाजार को कि पूरे देश में नॉर्मल मानसून आ गया है, तो शायद हम हो सकता है कि प्रीवियस टॉप को दोबारा क्रॉस करें। ये बात बड़ी अच्छी कहावत है कि ये बिल्कुल धोती गीली होनी चाहिए भाई। मतलब इलेक्ट्रो स्पिरिट और पानी बरसना चाहिए। मुंबई में बरस नहीं रहा, बहुत गर्मी है जी, बिल्कुल। और मुझे चिंता झीलें भरनी जाएंगी तो आगे पानी तो पीने वाले पानी की दिक्कत हो सकती है। प्रकाश जी, टाइम मशीन में आपको ले चलें सिर्फ एक हफ्ता पीछे, तो सब कुछ हमें बहुत अच्छा दिख रहा था। मार्केट में तेज़ी, हर बार
50 पॉइंट गिरने के बाद हम फिर 150 पॉइंट ऊपर जाते थे, बुल्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस वक्त सारे इंडिया के जो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं मार्केट के लिहाज से, वो अभी भी वैसे इंटैक्ट है, कोई बहुत बदलाव उनमें हुआ नहीं है। और हमने अपने आप को, मैं ये तो नहीं कहूँगा तलाक ले लिया था अमेरिका से, लेकिन इंडिपेंडेंट कर लिया था कि अब मेरे फैसले मैं खुद भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि जो आप तय करेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। अब क्या ये एक इंटरमीडिएट क्वेश्चन होता है क्या कि टॉप बन गया है, या इसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी है? नीरज भाई देखिए, मार्केट में चीजें बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और खास करके सेंटिमेंट एक बहुत ही फ्लूइड एलिमेंट है। मतलब इसको आंकड़ों में वो करें, इसका आंकलन करें तो देखें तो 200 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है तो सेंटिमेंट नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगता, तो 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो नए टॉप और 19,000 और 20,000 की बातें भी शुरू हो जाती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो हो रहा है वो लिक्विडिटी फ्लोज किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से क्या रुख अपना रहे हैं। अगर देखें तो हम बोल रहे हैं आईटी में थोड़ा सा ढीलापन दिखना शुरू हुआ है, बड़ी कंपनीज ने भी सतर्क किया है कि भाई गाइडेंस थोड़ी सी वीक है, लेकिन इस हफ्ते फिर भी कुछ आईटी कंपनीज 2-3% ऊपर भी गई हैं। ऐसा नहीं है, बड़ी दिग्गज कंपनी की बात करें, HCL टेक हो गया। तो ये इस टाइप के जो उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, ये तो मार्केट का नेचर है, बेसिक नेचर है। पिछले हफ्ते और पिछले 10 दिन में अगर आप एक चीज पे गौर करें तो बहुत सारे ब्लॉक्स हुए हैं, बहुत ज्यादा मतलब तादाद में ब्लॉक्स के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो हमारी ब्लॉक विंडो में मार्केट खुलने से पहले खुलते ही जो होते हैं, और सारे ही ब्लॉक्स की साइज अगर आप देखें तो काफी सिग्निफिकेंट थी, मतलब बड़ी थी। मैं कहना ये कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉक तभी होते हैं कि जब कोई सेलर जरूर है लेकिन कोई बायर भी है, और ज्यादातर ब्लॉक में डिस्काउंट्स नहीं रहे। तो ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहा है कि द इक्विटी इज चेंजिंग हैंड्स, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पुराने एग्जिट कर रहे हैं। तो जो नया रुख अपनाने वाला जो 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 वर्ग है वो शायद ये सोच रहा है कि यहाँ से हिंदुस्तान के मार्केट में, इकोनॉमी में जो चेंजेस आने वाले हैं उसको अभी भी राइड किया जा सकता है। तो मार्केट दोनों को ही चांस दे रहा है, और जो पुराने हैं 2 साल 2.5 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको एक एग्जिट का रूट भी मिल रहा है अच्छे लेवल्स पे। और ये सारी ब्लॉक्स में अगर आप देखें तो जो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हुई है उसकी वजह से ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी गतिविधि कम हो गई है। तो अगर निफ्टी के जो प्लेयर्स है, निफ्टी के जो नाम है उसमें अगर पैसा नहीं आता तो आपको निफ्टी कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए जरूर दिखेगा। लेकिन अगर आप टोटल ब्लॉक्स को देखें तो मेरे ख्याल से जो एवरेज वॉल्यूम होता है उससे कहीं ज्यादा हुआ है पिछले हफ्ते। तो और एक और चीज की बात करना चाहूंगा कि इस माहौल में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो वो जो पागलपन एक सवार होता है एक मार्केट में, एक जो नशा आता है कि बहुत जल्दी नए हाईज बनने हैं और सेलिब्रेशन की तैयारी होने लगती है, वो इस बार नहीं है। तो उसका कारण है कि रिटेल पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड के जरिए आ रहा है। तो ये गेम सारी इंस्टीट्यूशनल प्ले ज्यादा हो चुका है हमारे मार्केट में। तो उस लिहाज से आपको थोड़ी सी वो एक्साइटमेंट, वो जो बज है वो नहीं दिख रही है, विच इज गुड। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई घबराने वाली बात है। हाँ, निफ्टी का ये टॉप जो बनते बनते 2-3 बार रह गया है, इनफैक्ट काफी बार रह गया है, अब तो वो हो सकता है कि एक आध बार जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे तो उसको लांग जाएगा। 18,888 का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करके आप 19 की तरफ ही चले जाओगे और फिर चिंता करोगे कि अब सस्टेन होगा कि नहीं। तो ये तो चलते रहेगा। पोर्टफोलियो में कितनी कमाई है ये फाइनली वही मायने रखेगी। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो मार्केट अभी भी आपको मौके दे रहा है, बट थोड़े से लिमिटेड स्टॉक स्पेसिफिक एलिमेंट्स में। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होना चाहिए। ऐसा ये एक बड़ा अच्छा बात प्रकाश जी ने छेड़ी कि ये बहुत सारे ब्लॉक हुए, प्रमोटर भी बेच रहे हैं, पी फंड भी बेच रहे हैं। वही समझ में नहीं आता कि स्टॉक चल ही रहा तो बेच क्यों रहे हैं? जिन्होंने बेचा उसके बाद 10% ऊपर तो बेचा क्यों? ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे। नहीं, पर कुछ तो टेक्निकल रीजन है, क्योंकि BSE की गाइडलाइंस है कि 75% से ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग 25% होना चाहिए पब्लिक के पास में। तो काफ़ी ब्लॉक डील्स उसकी वजह से हुई। दूसरा, फिर जो फंड्स हैं जो जिनकी लाइफ एक्सपायर हो गई है, प्राइवेट इक्विटी फंड, उनको पैसा वापस करना है तो उन्होंने भी एग्जिट किया। अच्छा, मजेदार बात है जो जितने लोग बेचने को उत्सुक हैं उतने के लेने को भी उत्सुक, उससे ज्यादा बेचने वाले 2, लेने वाले लाइन लगा खड़े हुए और स्टॉक ऊपर कर दे रहे। ये सवाल मैं आपसे लेके आता हूँ। 21-22 के पी पे आप मान लीजिए निफ्टी है, 850 रुपए का EPS है। क्या ये मेरा सवाल अपने आप में ही गलत है कि मार्केट का टॉप बन गया है? टॉप जब मैं कह रहा हूँ तो इसको कोई ये ना समझे कि मैं 18,883 की बात कर रहा हूँ। टॉप मतलब नियर टर्म में फिर मार्केट अब इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं दिख रहा। उसको मानसून की चिंता है,
उसको इकोनॉमी की चिंता है, उसको बहुत सारी चिंताएं अचानक से प्रकट हो गई। तो मेरा सवाल क्या अपने आप में एक गलत सवाल है कि मैं जब ये पूछता हूँ क्या मार्केट का टॉप बन गया है, आपको क्या लगता है? नहीं, गलत सवाल तो नहीं है। आई थिंक सवाल को मैं रिफ्रेज करूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि अब जितनी जनवरी फरवरी मार्च में हमने देखा मार्केट में अच्छी पिटाई हुई, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो भी आप ले लीजिए, मतलब इन्वेस्टर्स परेशान थे। 1 अप्रैल से एकदम पलटा मार्केट और हमने देखा लार्ज कैप के बनिस्बत मिड कैप, स्मॉल कैप ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया। मतलब जो स्मॉल कैप, मिड कैप पोर्टफोलियोज हैं 25% ऊपर है 1 अप्रैल से। तो अब इतना अच्छा रिटर्न बना है तो इसकी वजह से नीरज जी 2 चीज़ें हो रही हैं। जैसा दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा, कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा रिटर्न बन गया, थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं। और उस टाइम पे अंडर पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया था, लिक्विडिटी नहीं थी स्टॉक्स में। मतलब 10-10 हज़ार शेयर के वॉल्यूम पे लोअर सर्किट लग रहा था मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में मार्च में। और अब लिक्विडिटी अच्छी आ गई, जो शेयर 10,000 शेयर ट्रेड करता था जो जिस कंपनी का, वो अभी लाखों में ट्रेड कर रहा है। तो पार्टिसिपेशन भी इंप्रूव हो गया है। अब लोग जो नियर टर्म ट्रिगर्स थे कि अर्निंग्स आपकी अच्छी आई, फेड का उस समय लग रहा था कि अब रेट हाइक नहीं होगी, आरबीआई ने रेट हाइक नहीं किया, अब वो जो अपसाइड है वो प्ले आउट हो गई हैं। तो अब मार्केट ढूंढ रहा है कि अब मेरे को नया अगले यहाँ से 4% 5% बढ़ना है, तो मैं क्या देख रहा हूँ या क्या अपसाइड है। तो अभी मार्केट को दिखाई नहीं दे रही है कि क्या अपसाइड है। अगर मानसून में बारिश बहुत अच्छी हो गई तो वो एक अपसाइड है, आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। अगर इन्फ्लेशन इतनी जोर से गिरा कि फिर एक सर्टेनिटी हो गई कि अब ये इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे, तो वो एक अपसाइड है। पर वो अभी क्लियर नहीं है। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, मुझे लगता है मार्केट थोड़ा या तो साइडवेज रहेगा या हो सकता है 2-3% करेक्शन की रेंज में रहे। क्योंकि जिसका पैसा बन गया है वो थोड़ा निकाल के और वेट भी करना चाहते हैं कि शायद हो सकता है स्टीप फॉल आए तो हम फिर से आ जाएं। तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा टेक्निकल रीजंस अभी प्ले कर रहे हैं। फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चेंज है या कोई भी डिटेरिएशन है फंडामेंटल लेवल पे। तो यानी घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। और अगर आपका कन्विक्शन है किसी स्टॉक पे और वो आपको सस्ते में मिल रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए इस टाइम में। मतलब अंडर ओनरशिप का टाइम नहीं है कि आप निकल के बैठ गए मार्केट से ये सोच के कि अब मानसून खराब होगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो निफ्टी 15,000 पे आ जाएगा, 15,000 पे, तब ले लूंगा। वो गलत है। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर है उसको इंडेक्स क्यों देखना चाहिए? 19,000 हो, 18,000 हो, 20,000 हो, 21,000 हो, निफ्टी क्यों देखना आपको जब आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना है और अच्छे स्टॉक पे आपको निवेश करना है? तो आप इंडेक्स को रोज रोज क्यों देखते हो? 500,000 पॉइंट ऊपर। मतलब बहुत बड़े निवेशकों ने पूछा तो मुझसे पूछते हैं अच्छा आज कितना है निफ्टी बताओ, जबकि वो खुद ही बिलियनर है। तो क्या ये भी एक अप्रोच होना चाहिए इन्वेस्टर को कि भैया अपना स्टॉक आइडेंटिफाई करो, उस पर निवेश करो, उस पर फोकस करो? वही आपका इंडेक्स है ना, आप उसी वही इंडेक्स है आपका, वही ऊपर नीचे होगा तो आपका होगा। वो भी निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 शेयर्स का एक इंडेक्स है, एक पोर्टफोलियो का इंडेक्स है, मॉडल पोर्टफोलियो है वो 50 शेयर्स का जो एनएसई ने बनाया है। और वो एमएससीआई भी बनाता है, वो फुटसी भी बनाता है, वो अपने अपने अलग अलग इंडेक्स बनाते हैं। क्योंकि आईटी में आईटी इंडेक्स नहीं चल रहा है लेकिन परसिस्टेंट चलेगा, न्यूक्लियर सॉफ्ट चलेगा, कोफोर्ज चलेगा। अपॉर्चुनिटी होती है आपने सुना कोफोर्ज के सुधीर सिंह जी अपनी सैलरी डबल करवा रहे हैं? अच्छा, नहीं मैंने। अरे वो आप देखिएगा, उससे डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत मजेदार बात है, उन्होंने 5% 10% गजब कर लिया। प्रकाश सर, एक सवाल आपसे और। आपने कहा कि मिड कैप में या रिटेल में अभी उतनी फ्रेंजी नहीं आई है, लेकिन मिड कैप बहुत चल रहे हैं, तो ये कौन खरीद रहा है मिड कैप स्टॉक? देखिए मिड कैप स्टॉक्स का अब ये मार्केट जो निफ्टी की हम लोग का जो ऑब्सेशन ये न्यू हाई से हो रहा है, उसमें मैं यही आपका सवाल जो अभय जी से कर रहे थे उसको ऐड करना चाहूंगा और ये एक्सप्लेन करता हूं आपको कि मार्केट में वॉल्यूम्स आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडर्स की तरफ से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लेवल क्या हो, 18,000 हो या 18,500 हो या 17,500 हो, वो तो ऑप्शन राइट करने हैं या लेने और वो निकल जाने। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ईटीएफ के जरिए जब ज्यादा आते हैं तो आपको निफ्टी में चाल दिखती है। अभी जो पैसा आ रहा है मुझे लगता है ये एक्टिव फंड्स का ज्यादा आ रहा है। अगर आप देखें जो ट्रेड्स हो रहे हैं, जो वॉल्यूम्स आपका ये जो बल्क डील में जो नाम आते हैं, उससे साफ इंडिकेशन है कि एक्टिव फंड्स है, ईटीएफ नहीं है। तो ईटीएफ होते अगर तो निफ्टी कब से आपकी ऊपर चली जाती, क्योंकि वेटेज के हिसाब से उनको एलोकेशन करना पड़ता है। जो मिड कैप में Q1 के बाद एक लहर जो दौड़ी वो ये थी कि हमने उम्मीद ये रखी थी कि जो मार्च एंड नंबर्स आए तो बहुत पिटाई होगी
और सबके रिजल्ट्स खराब आएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अर्निंग्स डाउनग्रेड जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादातर कंपनीज में नहीं हुए, और सेक्टर रोटेशन की वजह से आपके लिए नए सेक्टर उभर गए जो पहले थे नहीं। अब जैसे डिफेंस को लेके हमने बहुत चर्चा करी पहले, लेकिन डिफेंस में रोज ही एक नया नाम आ जाता है, रोज ही कोई नया ऑर्डर आ जाता है, रोज ही कोई नई एक्साइटमेंट या ट्रिगर आ जाता है। यही चीज आपको ईएमएस करके एक सेगमेंट सारी निकली, उसमें अब 6 कंपनी पिछले 1 साल में आ गई है जो पहले थी नहीं, तो उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया। ऑटो एंसिलरी में आप देखिए तो हुलिया सारा बदलता जा रहा है, रिन्यूएबल्स में देखिए, टेक्सटाइल में देखिए। तो मेरे हिसाब से हो क्या रहा है, जो सेक्टर रोटेशन जो हो रहा है, तो वो कोर सेक्टर की तरफ झुकाव नहीं है, वो झुकाव जो है वो नए सेक्टर्स की तरफ है। और वो नए सेक्टर्स में ज्यादातर मिड कैप का कंपोजिशन, ज्यादातर कंपनी जो प्रेजेंट है जो लिस्टेड स्पेस में, वो मिड कैप कैटेगरी में ही मानी जाएंगी। 5,000 से 15,000 करोड़ की जो जो वो है रेंज। तो उस लिहाज से मिड कैप्स में आप नए हाईज क्रिएट होते हुए देख रहे हैं। 52 हफ्तों के हाईज देखें तो काफी अच्छी तरह कंसिस्टेंटली 100-125 नाम रोज आपको दिख रहे हैं। मगर ये पागलपन वाला इंडिकेशन नहीं है। जो मार्केट में जब 200, 250, 300 नाम रोज 52 वीक हाई की तरफ बनते, तब डर लगता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी क्वालिटी पेपर जो पिछले 1-1.5 साल में आया और थोड़ा सा इग्नोर हो गया, या उसमें पार्टिसिपेशन लेवल्स नहीं थे, वो आ रहे हैं। और वो आ रहा है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के जरिए, डोमेस्टिक पीएमएस के जरिए और डोमेस्टिक एआईएफ के जरिए। तो ये डोमेस्टिक पैसा जो है, ये मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली उन मिड कैप नामों को चेज कर रहा है, या उसमें एक्विजिशन बिल्डअप हो रहा है जो थोड़े से रिलेटिवली कम हिस्ट्री वाले हैं। तो उस वजह से आपको थोड़ा सा उसमें दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई वैल्यूएशन के तौर पे कोई बहुत ऐसे लेवल्स आ गए कि डरना शुरू हो जाए। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं आपके। ऐसा कोई साइन अभी तक मार्केट में हम लोग भी नहीं पकड़ पाए कि जिससे कि मैं बहुत चिंतित हूँ ये सवाल पूछूं। और बल्कि बहुत सारे ऐसे इवेंट इस समय हो रहे हैं जो सेंटिमेंट बूस्टर हैं। इवन प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा, वहाँ से 3 बड़ी बड़ी डीलें हो जाना, माइक्रॉन आ रहा है, ड्रोन्स हमने बाई किए, जी के इंजन हमें एचएएल के साथ बनेगी, ये सब अपने आप में गेम चेंजर डील्स हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल पहले कभी हमने कल्पना भी सोचा था कि भारत में चिप बनेगी। अब वो न सिर्फ बनेगी, 1.5 साल में प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। इस तरीके से काम हो रहा, तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़े सेंटिमेंट बूस्टर हैं। लेकिन इस सेंटिमेंट बूस्टर में जो आईटी वाला मामला ना, इसको समझते हैं। संजय जी, आईटी में क्या हुआ? 3-4 घटनाएं हुई, अपने दर्शकों में बताऊं। पहली घटना ये हुई कि एक वो बड़ी डील थी जो टीसीएस की, वो कैंसिल हुई, वो कुछ दिन हो गए उसको। फिर उसके बाद परसों शाम को ये पता लगा कि रिजल्ट देने वाला एक्सेंचर, उसने फिर रिजल्ट दिए। रिजल्ट में Q3 है उनका, उसको तो उन्होंने ठीक ठाक कर लिया, लेकिन आगे गाइडेंस ख़राब कर दिए। रेवेन्यू कम होगा, मार्जिन कम होगा, डील्स में दिक्कत आ रही, छोटी डील्स में दिक्कत आ रही है। और जो छटनी का उन्होंने इरादा बना रखा है उसमें 6,000 निकाल चुके हैं, अभी टोटल 19,000 निकालेंगे। चूँकि वो सर्विस कंपनी है आईटी की, तो उससे बहुत सारी हमारी कंपनियां रिलेट करती हैं। अब उसको देख के फिर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, जेफरी सब कूद पड़े और सब ने आके अपने अपने राय बता दी कि उनको भी लगता है कि आईटी सेक्टर में दिक्कत है। अच्छा, ये बात गाहे बगाहे लोग कह रहे थे कि 1-2 क्वार्टर और रुकिए और रिजल्ट देखिए, क्योंकि अभी पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। तो क्या स्पॉइलर संजय जी आईटी सेक्टर है और हमें उसको इंतजार करना चाहिए कम से कम 1-2 क्वार्टर, तब तस्वीर साफ होगी? बिल्कुल सही नीरज जी, क्योंकि देखिए ये जो आईटी को लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हाँ, ये सिर्फ पिछले 1 महीना का डेवलपमेंट नहीं है। ये हमारे ख्याल से पिछले 6 महीना से साल भर का जो पीरियड गया, उसमें अमेरिका के स्लोडाउन या अमेरिका के रिसेशन में स्लिप करने के कारण आईटी कंपनीज के ऑर्डर्स पर असर पड़ेगा, इसके बारे में स्पेकुलेशन बना हुआ है। और जिस तरह की आईटी कंपनीज के कमेंट्री आए, उसने भी इस बात को झुठलाया नहीं, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी इस बात को रिकन्फर्म किया कि हाँ, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समस्या होगी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं होगी। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उनके बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तो आप अगर देखें तो मोटे तौर पर ये एक असमंजस की स्थिति बनी। दूसरी जो सिचुएशन थी, वो मैं समझता हूँ हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे आईटी सेक्टर की कंपनी से, क्या वो पहले रैशनल थे? क्या वो हमारी उचित एक्सपेक्टेशन थे? हमको एक बार उसको भी टटोलना पड़ेगा। शायद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी आईटी क्षेत्र की कंपनीज जो हैं, वो 7-10 साल 20, 25 या 30% के रेट से ग्रो करेंगी। हर इंडस्ट्री जब वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है,
तो ग्रोथ तो रहता है, लेकिन ग्रोथ रेट की जो तेजी है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा था, उसके कारण कुछ आईटी क्षेत्र के जो लीडिंग कंपनीज थे वो 30 टाइम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे थे, और जब देखा कि ग्रोथ रेट में थोड़ी कमी आई तो उस एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट होने की जरूरत थी। कुछ कुछ कंपनीज तो थे जो कि निश एरिया में काम कर रहे थे आईटी क्षेत्र में, उनकी वैल्यूएशन तो खैर कुछ और ही थी, क्योंकि उनका ग्रोथ और उनकी मार्जिन भी बहुत ज्यादा थी। तीसरी बात यह है कि जो रिलेटिव वैल्यूएशन है उसको भी एक बार हमको देखना चाहिए कि ठीक है, करेक्शन हुआ उनके प्राइस अर्निंग रेशियो में, लेकिन बाकी सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनका ग्रोथ रेट और उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, और आईटी क्षेत्र की कंपनीज का ग्रोथ रेट और उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर चूक कर रहे हैं कि हम जब मार्केट में, देखिए एक समस्या होती है कि हम कभी भी मॉडरेट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, हम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं दोनों साइड में, या तो हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं या फिर हम अंडर एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आईटी क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन शायद दूसरे पेंडुलम के दूसरे छोर पर चली गई है, जहां पर उनकी वैल्यूएशन, उनकी जो रिलेटिव ग्रोथ है विज़ावी अदर सेक्टर्स, हो फार्मा हो, एफएमसीजी हो, इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन हो, उसके कंपैरिजन में शायद हम उनको वो फेयर वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है मार्केट का वैल्यू डिस्कवरी का, जो कि पेंडुलम की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग करता है, और ये सिचुएशन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ऐसा मैं नहीं समझता। 1, 2, 3 क्वार्टर आराम से इसमें लग सकते हैं, लेकिन आज इस क्षेत्र में पेन है, स्टॉक प्राइसेस में पेन है, आउटलुक को लेके कंफ्यूजन है, जिसके थ्रू आज हम गुजर रहे हैं, और हमको ये प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अबे जी, दो चीज़ें और हुई इसमें। एक जेम्स फ्रीडमैन है, सस्केना करके ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया, बोला $15 से $13। बहुत दिनों बाद, वो बहुत ट्रैक करते, पहली बार वो डाउनग्रेड किया उन्होंने। दूसरा, एक आर्किटेक्चरल चेंज भी हो रहा है। बहुत सारी यूएस कंपनियों में देखिए, वहाँ भी नहीं सब चल रहे हों, वो 2, 4, 5, 7 कंपनी जो वहाँ मजे ले रहे हैं, बाकी सब बेचारे नीचे पड़े हुए हैं। तो क्या एक संक्रमण काल है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं आईटी कंपनी, जिनको शायद खुद भी सोचना पड़ेगा कि अभी किस तरह बिजनेस आगे हमको पकड़ना है जी। वो चाहे डील छोटे बड़े के साइज में की तरफ से हो, डिजिटल या कन्वेंशनल आईटी सर्विसेज वाला हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा भेद दिखता है। तो आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं आईटी वाले को? इसमें नीरज जी, एक आईटी इन्फोसिस जैसी कंपनी, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस भी मैं कहूँगा, इन पे प्रेशर, और एक्सेंचर की आपने बात करी, इन पे प्रेशर एक सबसे ज़्यादा इस वजह से आ रहा है कि इनका बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो है वो सबसे बड़ा है, और काफ़ी समय तक इनको एक प्रीमियम मिलता था, क्योंकि ये कहते थे अरे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है स्पेशली यूएस और यूरोप में वो तो हमेशा ग्रो करेगा, तो वहाँ से तो आपको बिजनेस आता ही रहेगा, तो अगर आपका शेयर वहाँ पे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। अब वही इनको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ग्रोथ नहीं है, और वहाँ पे बैंक्स जो हैं खुद प्रेशर में हैं, तो प्राइसिंग काट रहे हैं, और फोकस हो रहा है कि कैसे जो हमारे यहाँ जो टिपिकल मॉडल है, टाइम एंड मटेरियल मॉडल जिसको कहते हैं, कि आपके पास एक टीम है बहुत बड़ी और आप उसको हायर करे जा रहे हैं, लाखों में बढ़ाए जा रहे हैं लोगों को, हर साल 30, 40 हज़ार लोगों को हायर कर रहे हैं। अब वो मॉडल आउटडेट हो रहा है, क्योंकि जैसे एआई आ रहा है, वैसे जो कोडिंग है, वो कोडिंग के लिए भी आपको इतने लोग नहीं चाहिए। जनरेटिव एआई जिसकी हम बात करते हैं, और स्टार्टअप्स में भी हम देख रहे हैं, गूगल भी कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको इतने कोडर्स चाहिए ही नहीं। मतलब अब आपको भी अपना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपको अपना मॉडल ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाए तो ये जो लाखों लोग आप हायर करके बैठे हैं आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो इनको रीस्किल से करना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा कि आपको सिर्फ पाइथन में कोडिंग नहीं करनी है, आपको सीखना है कि एआई डेटा साइंस में क्या हो रहा है, तो आप उसी कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाएँ और अपना मार्जिन मेंटेन कर पाएँ। तो पूरा जो ग्लोबल आईटी सर्विसेज का जो स्पेस है वही एक चर्न में है, और ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है। आईबीएम पे भी आप देख लीजिए सेम इशू है, कैपजेमिनी है, उनका भी सेम इशू है, एचपी, इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आपने देखा था कितने खराब आए थे। तो ये बड़ा एक ट्रांजिशन पीरियड है, जो इसको ठीक से कर लेगा वो बहुत अच्छा कर लेगा, और जो नहीं कर पाएगा उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो और इस समय कोई नहीं कह सकता कि कौन कर लेगा। फ्रैंकली
किसी को Actually, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम। हाँ। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं देख रहा हूँ पर्सनली, कि कौन सी कंपनी है जो लीडरशिप चेंज कर रही है, क्योंकि ये लीडरशिप से ड्राइव Connected डाउन है। होगा विजन। बिल्कुल सही बात। जो विजन लीडर देखेगा, कंपनी का सीईओ देखेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही बनेगा। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि मैं अपने आप को रिक्रिएट कर सकूं तकलीफ से जाके? वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि लीडरशिप मैटर करती है हमारी इंडस्ट्री में भी, हाँ, कि हमारे जो संपादक हैं उनकी सोच क्या है, वो कन्वेंशनल है, मॉडर्न जमाने के हैं, उनको न्यू एज मीडिया अच्छा लगता है, किस टाइप का, बहुत फर्क पड़ता है लीडरशिप का। आप देख लीजिए आपकी इंडस्ट्री, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि जो डिजिटली एडेप्टिव थे हाँ। वो आगे चले गए, और जो Exactly. पुराने प्रिंट मीडिया और रेडियो और टीवी जो जिसमें ट्रेडिशनल में थे, जो एकदम जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया डिजिटल में भी। वो डाइवर्जन हो रहा है, लेकिन छोटी सी बात बताता हूँ आपको। हम लोग ये जर्नलिज्म में पहले पैकेज स्टोरी लिखी जाती थी कि 1-1.5 मिनट की एक स्टोरी बना दी जो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, उसको खाली प्ले करना है, उसमें बाइट्स भी हैं, वीओ भी है, सब कुछ है, उसमें ग्राफिक्स हो रहा है। अब वो खत्म हो गया, अच्छा, ओके। अभी कोई नहीं बनाता उसको। अब ज्यादातर क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक है, न्यूज को आपने बांध दिया, अब उसमें कोई चेंज हो गया तो आपको पैकेज तोड़ना पड़ेगा, तो वो खत्म हो गया। अभी डिबेट्स, लाइव कवरेज, सब कुछ चल रहा है। तो ये जो चेंज आया ना, अच्छा इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी भी कर रहे थे, वो पिछड़ गए बेचारे। खैर हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, अपनी बात में खुद क्यों कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मीडिया की बात अलग शो करना चाहिए आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये अलग करना है एक दिन, हाँ इस पे एक दिन करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि लीडरशिप चेंज और एडाप्टेशन कितनी तेजी से आप करते हैं। लेकिन इसमें मेरा एक एंटीथेसिस है, प्रकाश जी से पूछूंगा मैं वो। प्रकाश जी, हैप्पीएस्ट माइंड ने कहा कि वो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे, और वो खूब लोगों की भर्ती भी कर रहे हैं, 1300 लोग करके कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से बात भी कर रहे हैं वो। इसी तरीके से जो मिस्टर फ्रीडमैन का मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एआई की वजह से प्राइसिंग आपकी चेंज हो रही, रीनेगोशिएट करेंगे लोग, क्योंकि अब उसके लिए तो पैसे क्यों दें। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग चीज़ों में फ़र्क देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप आईटी में देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं, कोफोर्ज में कोई फ़र्क नहीं, वो एक छोटी सी कंपनी है, वो पता नहीं क्यों डबल हो गई 2-3 महीने के अंदर ही। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूँ, आई डोंट नो रीज़न। तो आप लोगों ने हमको ये सिखाया था कि मार्केट आगे 6 महीने देख के चलना, तो हमने आगे 6 महीने देख लिया और हमने आज ले लिया। अब आप कह रहे हो कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रकाश जी? नीरज भाई देखिए, जो अभय जी ने समझाया है बहुत बढ़िया तरीके से कि आईटी क्षेत्र इटसेल्फ रीइन्वेंट हो रहा है, बहुत 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 तेज रफ्तार से रीइन्वेंट हो रहा है। पिछले 1 साल में अगर आप नैस्डैक की चाल देखेंगे तो 80-90% कंट्रीब्यूशन एआई वाली कंपनीज में से आया है। तो ये क्या आपको बता रहा है कि जो 10 साल पहले आईटीएस का बोलबाला था, उसके बाद वो इंजीनियरिंग साइड में कंपनीज ने झुकाव किया, फिर डिजिटाइजेशन का एक फेज आया, और अब ये एआई और मशीन लर्निंग का फेज आ रहा है। और लेट्स लुक एट एक्सचेंजर का जो एक जो कहते हैं ना, एक जो इन्होंने वो डाला है सडनली एक बबल में, वो सुई वो की है, वो कहाँ से आई है कि 8 से 10% की जो ग्रोथ की गाइडेंस थी उसको 8 से 9% कर रहे हैं, है ना। अब अच्छा, बड़ी कंपनी है तो 10% अगर ऊपर के बैंड को 9 करते हैं तो जरूर आज पड़ेगी। ये ग्रोथ कम होगी इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आईटी कंपनीज ने रेजिलियंस जो पहले भी दिखाई है, और हमारी कंपनीज की एक एडवांटेज सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सेंचर, कॉग्निसेंट, ये सब, हमारे यहाँ कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही वेल मैनेज्ड है, बहुत मॉडरेट है। तो इसमें इतना एक्सट्रीम रिएक्शन मुझे नहीं लगता आने की उम्मीद है। और अब हो क्या रहा है कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज थी, जिनका कहीं ना कहीं एक साख जिनकी मजबूत थी एक एरिया में, वो उसमें और भी अपने आप को तेज बना रहे हैं, अपने आप को सक्षम कर रहे हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, एक कंपनी है साइंट। अब साइंट ने एरोस्पेस के रिवाइवल के साथ साथ ग्रो करना शुरू किया, और आप देखिए पिछले 1 साल में स्टॉक कहां पहुंच गया। आप सोनाटा सॉफ्टवेयर को देख लीजिए, जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज देते हैं, मतलब हर साइट से आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं कि आप इमीडिएटली माइग्रेट कर पाए अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन, ईआरपी, जो बोले आप वो करने हेल्प करते हैं। अब उनकी ग्रोथ देख लीजिए, कहीं कोई उसमें आँच नहीं है, और वो तो कह रहे हैं कि हम लोग अभी भी इस ग्रोथ पे, इस रेट पे काम करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। अब साइंट ने एक डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग डीएलएम करके उनका एक वेंचर था, उसका आईपीओ जिसका कुछ समय में आने भी वाला है, वो उसमें इन्होंने हिस्सेदारी ली हुई है, जो
एक ऑल टुगेदर नए एरिया ऑफ वर्क को क्रिएट कर रही है। तो मेरे हिसाब से आईटी कंपनीज विल रीइन्वेंट देमसेल्व्स। थोड़ा समय जरूर लगेगा, और ये जो स्लो डाउन आपको दिख रहा है कन्वेंशनल बिजनेसेस से, वो मौका रहेगा आपको नए बिजनेसेस में, कौन मजबूत अपने आप को बनाता है और कौन अपने आप को बहुत अच्छी तरह ढालता है इस नए अपॉर्चुनिटी को वो करने के लिए, लेवरेज करने के लिए, तो वहां पे होगा। अब सेमीकंडक्टर के इतने सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन और उसका पैकेजिंग का यहाँ पे काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तो अभी भी हिंदुस्तान में इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जो सेमीकंडक्टर के आसपास की जो वेंडराइजेशन है वो कैसे डेवलप होता है, तो उसमें आपको बहुत सारे काम लगेंगे। सो मेरे हिसाब से आईटी में जो सुस्ती का माहौल दिख रहा है वो कन्वेंशनल आईटी सर्विसेज का है, लेकिन जो कंपनीज अपने आप को आगे बढ़ के नए कामों में, नए एरियाज में सक्षम बनाएंगी, चाहे वो एमएल को लेके हो, एआई को लेके हो, वो डिजिटाइजेशन को और भी कस्टमाइज करने की ताकत हो, ये सब चीजों में अच्छा खासा अभी भी वो है। Q1 नंबर्स आएंगे, उसके बाद आपको दिखेगा नंबर शायद वीक हो, लेकिन गाइडेंस इतनी खराब नहीं आएगी, और वो अगर हुआ तो एक वापस मौका बन जाएगा आईटी कंपनीज को अगले 2-3 साल के लिए देखने की। ये साइन डीएलएम की पढ़ाई की क्या आपने? मैंने तो अभी पढ़ाई नहीं की, मैं इससे ट्यूसडे को इंटरव्यू करने वाला हूँ इनके मैनेजमेंट का। मैंने अभी वीकेंड रखा है इसके लिए, 2-4 घंटे दूंगा। आपने पढ़ा क्या प्रकाश जी ये साइन डीएलएम का? ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा सेक्टर टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल में खास तौर पे अपैरल का, वो इसलिए मैं करना चाहता क्योंकि वो यूएस से जुड़ा हुआ है बड़े पैमाने पर, उसमें बड़े चेंजेस भी आए हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए थे जिसमें मेरा मन हुआ कि इस पर डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये एक सेक्टर जो अभी चला नहीं है बहुत, इसमें इस टॉप पे खड़े मार्केट पे अपॉर्चुनिटी है क्या? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, बजट है 45, 1 BHK है, उल्वे या फिर पनवेल। उल्वे के लिए मिल जाएगा, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वंस ट्रांस हार्बर लिंक रेडी हो जाता है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है। गुरुग्राम आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा। गुरुग्राम सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में मिल जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। महंगाई और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सबका एक मिला जुला इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट पर। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक की शुरुआत जो हुई थी वो एक निजी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे हुई थी। इसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी एक सब्सिडरी थी जिसका नाम था आईसीआईसीआई बैंक। तो वो इंस्टीट्यूट जो था उसका काम था, वो पेरेंट कंपनी जो इनकी थी वो 1955 में वर्ल्ड बैंक और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जेवी में बनाई गई थी, और इनका काम था कंपनीज को या इंस्टीट्यूट्स को फर्दर लोन देना, जिनकी एक आर्म बतौर आईसीआईसीआई बैंक के लिस्टेड थी। लेकिन 1994 में ये जो आईसीआईसीआई बैंक की आर्म है इसको जो है मर्ज कर दिया गया अपनी पेरेंट कंपनी के साथ, और ये फिर बना आईसीआईसीआई बैंक, जिसको आज आप आईसीआईसीआई बैंक के तौर पर जानते भी हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, आईसीआईसीआई बैंक वो पहला बैंक था जो कि नॉन एशिया, एक्स जापान रादर कह सकते हैं आप इसको, ये नॉन जापान एशिया का जो पहला बैंक था जो कि NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन अप्रैल 2003 में गुजरात के कुछ हिस्सों में अफवाह फैली थी कि आईसीआईसीआई बैंक बंद होने वाला है, जिसकी तर्ज पे काफी ज्यादा विड्रॉल बैंक में होते हुए दिखाई पड़े। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज के वीकेंड अड्डा में मार्केट में हम लोगों ने मार्केट को समझा कि क्या मार्केट में टॉप बन गया है, तो नहीं, अभी टॉप नहीं बना। टॉप कहना एक बड़ा
मतलब क्या है, रिलेटिव टर्म है कि पता नहीं किसको हम टॉप मानते हैं। हम टॉप मान लें 18,883 को मानते हैं या 25,000 टॉप क्या है पता नहीं। तो टॉप का है कि नहीं है, इस पर डिस्कस हुआ। और दूसरा डिस्कस हुआ इन आईटी सेक्टर के लिए। तो आईटी सेक्टर के डिस्कशन से एक बात फिर सामने निकल के आई कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अब स्टॉक पे पढ़िए। देखिए आईटी में ही तरह तरह के स्टॉक है, कुछ जो है एकदम हाई पे खड़े हैं, कुछ जो है बेचारे पिट गए हैं। तो आपको हर एक कंपनी को अलग तरीके से देखना पड़ेगा विद इन आईटी सेक्टर। जैसे विद इन फार्मा में आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, वैसे इसमें देखना पड़ेगा। एक तीसरा सेक्टर जिसमें इस समय बात करना चाहता हूँ वो है टेक्सटाइल का। ये बहुत पिट गया था बेचारा। एक तो कॉटन के प्राइसेस बहुत बुरी तरीके से गिरे, उसका असर इनके ऊपर आया। फिर दूसरा यूएस में जब एलिवेटेड प्राइसेस एकदम नीचे आए तो बहुत भयानक इन्वेंट्री क्रिएट हो गई। उसको क्लियर करने में फिर डिस्काउंट चाहिए मुझे, तो जो यहाँ के एक्सपोर्टर थे बेचारे उनको बहुत डिस्काउंट देना पड़ रहा था। तो वो एक पेनफुल पीरियड इनके लिए गुजरा। और तमाम इस सेक्टर की काम करने वाली कंपनियों में आपने देखा होगा कि स्टॉक में वैसा ही नेगेटिव रिटर्न आया। लेकिन अब परिस्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती दिख रही है, क्योंकि यूएस की जो बड़ी कंपनियां, चाहे वो गाप हो या नाइकी हो या वॉलमार्ट हो, टारगेट हो, सब के यहाँ की जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट या तो ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने के कगार पे है। और यहाँ से आगे जाते हुए क्रिसमस का ये सब तमाम सीजन आते हैं तो नई बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो रिपोर्ट ये कहती है कि 3-4 पॉइंट हैं जिस पे इसको देखना चाहिए। एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है, डिमांड सिनेरियो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब वो जो सस्ता वाला माल था वो निकल गया सारा। तीसरा, चाइना +1 का एक बड़ा फैक्टर जिसको इंडिया अगर इस वक्त नहीं प्ले करेगा ना तो फिर मुश्किल आएगा। मोदी जी को ये बात बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और चौथा है यूके के साथ जो हमारा FTA होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हमने समझने की कोशिश करते। अब सर ये क्या है टेक्सटाइल सेक्टर में, मैंने तो उसका नाम ये दिया, क्या खरीदारी का एक मौका है क्या? जी क्यों है? और आपने काफ़ी बातें कवर कर ली नीरज जी। उसमें कॉटन प्राइस की बात करें जो एक रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट, पिछले साल 80,000 के ऊपर पर बेल का प्राइस चला गया था और इस समय 53,000 है। तो उसका पूरा फ़ायदा इनको मिला कि रॉ मटेरियल प्राइस कम हो गया। दूसरा, यूएस में जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुई थी आपने कहा निकल गई। तीसरा, फ्रेट रेट्स जो थे एक टाइम पे पिछले साल इतने ज़्यादा थे और उसके ऑलमोस्ट 1/5 और 1/8 के लेवल पे आ गए हैं अभी। तो फ्रेट रेट्स का फ़ायदा हुआ। तो उसकी वजह से जो मार्जिन है ये लोग होल्ड कर पाए डिस्पाइट प्राइसिंग प्रेशर के। और इसमें अभी अब एक सबसे बड़ी बात नीरज जी ये देखने की कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है इंडिया में। मतलब लोग जानते नहीं कि ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में टेक्सटाइल का। तो जो सरकार भी है वो नहीं चाहती कि टेक्सटाइल सेक्टर इतने मुश्किल में आ जाए कि टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो जाए। तो अब मुझे लगता है रिवाइवल का फेज स्टार्ट हुआ है और वो 2-3 वजह से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि एक तो यूएस में जो अब ये जो अभी भी अपैरल हमारे जो एक्सपोर्ट करते हैं ना नीरज जी, ये कोई बहुत महंगे वाले नहीं करते हैं। तो जाता है वॉलमार्ट, कॉस्को, टारगेट जैसी चेन्स में, या फिर यूके में जाता है, यूरोप में तो प्राइमार्क या टेस्को में जाता है, या गैप, ओल्ड नेवी जैसे ब्रांड्स में जाता है जो बहुत महंगे ब्रांड नहीं है। तो इनको फ्रैंकली इन्फ्लेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जो वो तबका खरीदता है $30-40 की टी-शर्ट, शर्ट, पैंट, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है इतना इन्फ्लेशन से, क्योंकि वहाँ पे डिमांड सस्टेन करती है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इनको डिमांड का कोई प्रेशर अब है इतना ज़्यादा। दूसरी तरफ कॉस्ट कम हो रही है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। महंगे वाले ब्रांड कौन से? महंगे वाले ब्रांड फिर अपने कैल्विन क्लाइन, टॉमी हिलफिगर, फिर आप उसमें चले गए। वो अभी इंडियन कंपनीज कुछ बेड लिनन और टेरी टावल्स में हैं उसमें, पर अपैरल में उसमें अभी इतने ज़्यादा नहीं है। वो अभी भी टर्की से या यूएस से या यूरोप में ही बनता है ज़्यादातर। तो इसके लिए मुझे लगता है, और इंडियन कंपनीज का जो शेयर है, मार्केट शेयर बहुत छोटा है। जैसे आपने कहा चाइना इतना बड़ा एक्सपोर्टर है वहाँ पे, कि इंडियन तो बहुत छोटे हैं। तो इनके लिए तो जो भी ग्रोथ होगा, मतलब वो तो नंबर वाइज डबल ट्रिपल हो जाएगी रेवेन्यू यहाँ से। और अगर मार्जिन सस्टेन कर पाए तो बहुत अच्छा है। और इन सब ने अपनी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग करी है पिछले 2-3 साल में, क्योंकि प्रेशर था। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसमें कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है अभी जल्दी में, और कॉस्ट स्ट्रक्चर एकदम लीन है। और मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि अब हम कुछ वैल्यू क्रिएट करें शेयर होल्डर्स के लिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सेक्टर है ये इन्वेस्टर्स को देखने के लिए। वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हैं। हमने देखा 12-15 टाइम के पी मल्टीपल कंपनी चल रही हैं, जिसमें नेट कैश है, कैपेक्स की ज़रूरत नहीं है, डिविडेंड भी दे रहे हैं वर्स्ट ऑफ टाइम। तो बॉटम ऑफ द साइकिल मुझे लगता है ये सेक्टर का हो गया है अब।
अब ये बॉटम ऑफ साइकिल से रिकवर कर रहे हैं, तो अगर किसी इन्वेस्टर का 2-3 साल का व्यू है होल्ड करने का, तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है मेरे हिसाब से देखने के लिए। ओके संजय जी, ये एक तो एक्सपोर्ट की कहानी भी है, पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर है, भारत में और चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना था कि मैंने रिपोर्ट पढ़ के मैंने जब इनकी वैल्यूएशन देखा तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल दिखे ये। ठीक लगता है आपको इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन रही है इस मार्केट में जहाँ पे टॉप पे हम खड़े? देखिए शायद यही एक अकेला सेक्टर है जिसमें आपको अधिकांश कंपनी सिंगल डिजिट प्राइस अर्निंग रेशियो पर मिलेंगे। तो प्राइमा फेसी भी अगर आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज जो है वो वैल्यूएशन के टर्म पर अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन अगर आप इनको हिस्टोरिक वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे तो हिस्टोरिकली भी वो सिंगल डिजिट पे ही ट्रेड करते थे। तो ये एक बात रही। दूसरी चर्चा जो अभय आपके साथ कर रहे थे, देखिए एक्सपोर्ट तो नो डाउट टेक्सटाइल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट इंडिया में जो रिटेल रेवोल्यूशन हुआ है और जिस तरह से ई कॉमर्स फैला है, उसके कारण डोमेस्टिक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। और इंडिया में पर कैपिटा इनकम जब बढ़ रहा है तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी जब बढ़ रही है, तो आप देखिए आपके चारों ओर लोग पहले कपड़े खरीदते थे त्योहार में, अब नीड बेस्ड बाइंग होती है साल भर। ऑफ कोर्स त्योहारों में तो बाइंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो और इसी संदर्भ में आप देखें तो ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं जो कि आज वेरी वेल रिकग्नाइज्ड हैं इंडिया में। तो मेरे ख्याल से एक डोमेस्टिक माहौल भी बन गया है इन फेवर ऑफ टेक्सटाइल्स। और जो कॉटन के प्राइसेस हाल के दिनों में गिरे और जिस तरह से कि लॉजिस्टिक्स के दाम में कॉस्ट में कमी आई, इससे तो उनके मार्जिन पर पॉजिटिव असर पड़ा है, सो तो है ही। मैं आपको एक और ग्राउंड लेवल फीडबैक देता हूं। मेरे एक बहुत क्लोज संबंधी हैं जो कि भारत में टेक्सटाइल मशीनरी के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। उनका जापानीज कंपनीज के साथ टाई अप है और वो जापानीज मशीनरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और मेंटेन करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा नीरज जी, उनका ये कहना है कि अब वो ऑर्डर्स ठुकरा रहे हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी पूरी एग्जॉस्टेड है अगले 2 साल तक की टेक्सटाइल मशीनरी के इंपोर्ट और इंस्टॉलेशन के लिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ग्राउंड लेवल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह का केपेक्स और किस तरह का ग्रोथ और डिमांड का देख रहे हैं कंपनीज, जो कि एकदम तेजी में है अपनी पूरे प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो वो भी एक रियलिटी है। एंड ऑफ कोर्स आपने तो जब आपकी शुरुआती तौर पर आपने जो 2 पॉइंट रखे वो बिल्कुल रेलेवेंट है कि ग्लोबल रिटेलर्स की डी स्टॉकिंग पूरी हो गई है, अब वहां पर रीस्टॉकिंग की संभावना बढ़ गई है। लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो टेक्सटाइल क्षेत्र में पीएलआई की तरफ सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा है और सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि अगर हम केमिकल और बाकी सेक्टर्स में अपने आप को चाइना +1 की तरफ पोजीशन करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल सेक्टर है जहां पर हम अपने आप को चाइना +1 के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो मिला जुला अगर आप देखें तो बहुत अच्छा एक फाउंडेशन बन गया है। बस वही है कि जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली आपको रिटर्न के रूप में ट्रांसलेट करे, और हो सकता है कि सिंगल डिजिट वैल्यूएशन के आकर्षण में लोग खींचे चले आए, बट लोगों को थोड़ा सा लंबे समय का पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। और जिस तरह से मैंने कहा कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट के, प्लस जिस तरह की अपॉर्चुनिटी अब चाइना +1 के कारण प्रस्तुत होगी, मेरे ख्याल से एक रेलेवेंट सेक्टर ये रहेगा अगले कुछ सालों के लिए। ओके प्रकाश सर, आपको कैसा लगता है? इसमें खाली एक पॉइंट में रखता हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा। यूके से हम नहीं, मतलब यूके $24 बिलियन का इंपोर्ट करता है पैरेल का, जिसमें से इंडिया का शेयर सिर्फ $1.4 बिलियन है। मीगर है, मतलब कुछ भी नहीं है। और यूके जो बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है वो $4.5 बिलियन है। चीन से जो इंपोर्ट करता है वो $6.2 बिलियन है। हमारे सामने दिक्कत क्या है कि हमारा जो यूके के साथ एक FTA होना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उसके चक्कर में एक दारू वाली कंपनी भी बहुत फंसी हुई है, वो भी चल नहीं पा रही है। उसको भी इंतज़ार है कि वो कब FTA हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के दिन हो जाए।
ऐसा लगता है मुझे कि शायद सरकार इसको बहुत गंभीरता से दोबारा परस्यू करेगी, क्योंकि पीयूष गोयल जी कई बार इसको कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर अटक जाता है किसी न किसी मामले में। अगर ये होता है तो ये एक बड़ा ट्रिगर, हमको लगता है वो लिकर वाली बात तो लोग इसलिए चूंकि वो फोर फ्रंट पे आती है समझ जाते हैं, लेकिन ये जो मुझे लगता है ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। प्रकाश सर। नील भाई देखिए, टेक्सटाइल जो क्षेत्र है उसमें जैसे संजय जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि आपको अगर कोई लो पी मल्टीपल्स वाला सेक्टर ढूंढना है स्क्रीनर पे, अगर आप जाके देखेंगे तो इतने सारे टेक्सटाइल वाले नाम आ जाते हैं। लेकिन ये पहले से हिस्टोरिकली रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को एक डेड सेक्टर माना जाता था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एंगल की वजह से, जो थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हो जाता है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कायम रहे उस वजह से उसको बहुत सब्सिडीज दी हुई थी। तो उसमें कई ऐसी स्कीमें थी जो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। टफ्स करके एक स्कीम थी TUFS, उस पे सब कंपनी से एक्सपेंशन किया। अब वो डेट लेके जब कंपनियों ने अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड की और जब डिमांड नहीं आई तो सारा वो उसमें दिवाला निकलना शुरू हो गया, बैंकों के लोन्स खराब हो गए। तो आपको ख्याल होगा 10-12 साल पहले टेक्सटाइल, हर बैंक के NPA में टेक्सटाइल सेक्टर का अच्छा खासा शेयर था। पिछले 10 साल में क्या चेंज हुआ है? 2 चीजें चेंज हुई है। एक तो हम लोग ने हमारे इस क्षेत्र को मॉडर्नाइज किया है। जो अब इक्विपमेंट यूज होता है, जो अब लूम्स यूज होते हैं, जो स्पीड वाले मशीनरी यूज होती है जिससे आउटपुट स्पीड में आता है, वो, और हमने एक बहुत अपने आप को तराशा है कि डिजाइन एलिमेंट पे फोकस ज्यादा किया है। हम आज वही चीजें बना रहे हैं जो टर्की बना रहा है, मोजाम्बिक बना रहा है, या एक्वाडोर बना रहा है, जो ग्लोबल हब्स थे जहां से इस टाइप की चीजें बन के आती थी और ये सारे रिटेलर्स को जाती थी। और इंडिया का रिटेल क्षेत्र जो है, आप देखिए कोई भी मॉल में जाइए तो इतनी खरीदारी जो हो रही है ब्रांडेड कपड़ों की, सेमी ब्रांडेड कपड़ों की, और टेक्सटाइल का जो उपयोग, होम टेक्सटाइल्स का जो होने लगा है, तो ये सब चीजें जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। और ग्लोबली हम लोग ने कई क्षमता जो बनाई, और चाइना की अगेंस्ट चाइना आपने देखा डिपेंडेबिलिटी इंडियन टेक्सटाइल सप्लायर्स की बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है। तो अगर FTA निकल जाता है UK के साथ तो हमारी जो एक डिसएडवांटेज थी वो हम लोग को वो निकल जाएगी और हम लोग भी कंपेटिटिव प्राइसिंग कर पाएंगे। सेम चीज आपको देखो बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश में टेक्सटाइल का ग्रोथ इसलिए क्यों हुआ है इतना ज्यादा, क्योंकि उनको सब्सिडाइज वो मिलता है। तो यूरोप में जब वो जाते हैं तो बांग्लादेश का जो कपड़ा है या जो अपैरल है वो सस्ते में उनको बेचने की क्षमता मिलती है, वो हम लोग को नहीं मिलती थी। तो इस टाइप की चीजें जब आएंगी, एक फेयर प्ले शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा। और मुझे लगता है आप एक कंपनी देखिए, छोटी सी कंपनी है, लेकिन वो सारे विश्व में आज 50-55 टाइप्स के साथ इतने सारे रिटेलर्स को, आप कोई भी बड़ा नाम ले लीजिए, प्राइमार्क ले लीजिए, हेंड्स ले लीजिए, वॉलमार्ट ले लीजिए, सब जगह वो सप्लाई कर रहे हैं। और वो 55 देशों में से, 55 यूनिट्स में से प्रोक्योर करके, सोर्स करके टेक्सटाइल पहुंचा रहे हैं। कंपनी इंडियन है, लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कारोबार उसका ग्लोबल है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि इंडियन कंपनीज ने एक ग्लोबल फुटप्रिंट जो बनानी शुरू की है, जो हिम्मत की है, वो कहीं ना कहीं आपको लंबे समय के लिए आएंगी। ये जो कॉटन प्राइसेस घटे, ये हुआ, ये तो टेम्पररी चीज है, ये कल को वापस बढ़ भी जाएंगे 1 आध साल बाद। लेकिन जो क्षमता हमारी कैपेसिटी और स्केल की हुई है वो मेरे ख्याल से आपको बहुत आगे जाके काम आती हुई दिखेगी। तो आई एम नॉट सरप्राइज, टेक्सटाइल में बहुत एक्साइटमेंट है। और फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रोथ के साथ वो है कि पहले तो पी इसलिए खराब था कि इसमें ग्रोथ नहीं आती थी। अब कंपनीज के मार्केट कैप डबल हो गई है लेकिन पी आज भी सेम है। सो ये जो चेंज आया, इससे आपको थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो और भी फेवरेबल हो जाए। प्रकाश साहब ने नाम नहीं बताया, उसको नाम बताया, छोटी वाली कंपनी कौन सी है वो? सॉरी नीरज भाई, आई कुडंट हियर यू। वो जो नाम करेंगे, वो छोटी सी कंपनी, नाम क्या है उसका? उसका नाम है पीडीएस लिमिटेड करके है। मैंने एक बार आशीष के साथ शो किया था तो इसका जिक्र भी किया था। पीडीएस कभी स्टडी करने का मौका लगेगा तो देखिएगा तो समझ आएगी कि हिंदुस्तानी कंपनी टेक्सटाइल के मार्केट में, मतलब अपैरल के, ग्लोबल अपैरल मार्केट में कितनी बड़ी साख जमा सकती है, ये एक उसके बहुत बड़ी मिसाल है। ओके, अभी आखिरी सवाल के हिसाब से इसको, क्या टेक्सटाइल सेक्टर चूंकि बहुत बड़ा सेक्टर है तो इसमें फैब्रिक और गारमेंट एक्सपोर्टर को अलग करके देखना चाहिए? हाँ, इसमें ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें आप यान, केमिकल बेस्ड, सिंथेटिक यान मैन्युफैक्चरर जैसे SRF जैसी कंपनीज हैं, तो सिंथेटिक गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फिर अपैरल
कॉटन अपैरल मैन्युफैक्चरर्स और विस्कोस वाले वो अलग हैं। तो इसमें बहुत सारे प्लेज हैं। जो अभी सबसे इजी दिख रहा है नीरज जी, यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है जो कि आपको कमोडिटी प्राइस से दूर ले जाता है, कि मतलब आपका जो भी कमोडिटी प्राइस है आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, वो है अपैरल एक्सपोर्ट का। और जैसे फिनिश्ड अपैरल एक्सपोर्ट है यूएस में, या बच्चों के कपड़ों का एक्सपोर्ट है यूके में, यूरोप में, ये सारे बिजनेसेस रिसेशन प्रूफ हैं। मतलब जिस लेवल, जिस प्राइसिंग पे हमारी कंपनीज माल बेचती हैं उससे रिसेशन पे फ्रैंकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतना सस्ता है कि लोग बल्कि रिसेशन के टाइम पे डाउनग्रेड करेंगे तो इनका माल ज़्यादा लेंगे। तो मेरे को लगता है कि जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जहाँ पे हम compete कर सकते हैं वियतनाम, मोजाम्बिक, टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज से, वो कॉटन टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट का है। अच्छा, इनका क्या एक ट्रिगर ये है कि जो चेंजिंग ट्रेंड है फैशन का, वो भी एक एनेबलर है क्या इसके लिए? नहीं, ये लोग डिजाइन नहीं करते हैं, ये लोग डिजाइन लेते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट से बना के देते हैं, बस उनका। तो हमारे क्या ये टॉमी वगैरह हमारे नहीं आते क्या बहुत ज़्यादा? अभी नहीं आते हैं, पर आएंगे, जरूर आएंगे। जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा, बड़ा होगा, डेफिनेटली आएंगे। तो वो उनके भी आने से ये फायदा होगा, यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप अगर $30 का शर्ट बेच रहे हैं वहाँ पे आप $100 का बेचेंगे, तो $100 पे अगर आपका मार्जिन 20% का है तो वहाँ $20 बनेगा, तो वो तो फायदा बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो फैब्रिक अरे बहुत बड़ा सेक्टर ये एक्चुअली, इसमें तरह तरह की चीज़ें उनको देखना, समझना, ये सब करना चाहिए। तो ये एक ऐसा सेक्टर मैंने कहा इस पर डिस्कस करना चाहिए। तो आप लोग इसकी पढ़ाई करिए, देखिए इसको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर था ये वैल्यूएशन के लिहाज से। लेकिन हाँ, ये भी बात सही कि ट्रेडिशनली इसका वैल्यूएशन नीचे ही रहता, लेकिन अब क्या कुछ बदल रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट का अगर इसमें इंटरवेंशन हो जाए तो चीज़ें बदल सकती है। अरे बांग्लादेश में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनके पास, हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं, क्योंकि हम पता नहीं कैसे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। इवन बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लोग ले जा रहे हैं। हाँ, गोकुल दास ने वहाँ पे खोली है फैक्ट्री, क्योंकि वो इंडिया में वो 10% का जो कस्टम ड्यूटी का एडवांटेज बांग्लादेश को मिलता है तो इंडिया को नहीं मिल रहा था। FTA के उन्होंने कहा कि वेट करने के बजाय हम बांग्लादेश में फैक्ट्री खोल लेते हैं, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करेंगे। VIP वाले दिलीप सर ने भी वहाँ एक फैक्ट्री लगाई, वो होगा, मेरे को लगता है। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए, जब हम लोग का ना इंडिया मूवमेंट है ये, तो इंडिया मूवमेंट के अंदर जो छोटे छोटे फ्रिक्शंस हैं उनको आप ईज आउट करिए, तो फिर सरपट ग्रोथ की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम शो समाप्त करते हैं। और वीकेंड है बहुत शानदार, क्योंकि OTT बहुत मसाला है। देखिए, एंजॉय करिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय, एक क्या कई सारे नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, प्रकाश सर और अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।